The aggregate turnover of Sangri Services Delhi exceed 20 lakh on 12th August. He applied for registration. अच्छा, तो जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो सारी डेट आपसे पूछी जाती है कि कौन सी डेट बिजनेस शुरू किया था, कौन सी डेट को आपने 20 लाख 10 लाख से ऊपर निकल गए और अप्लाई करने की डेट क्या है, सारी बातें आपसे पूछी जाती हैं। एक्सीड कर गया भाई साहब 20 लाख 10 लाख को 12 अगस्त को ये एक्सीड मार गए थे, 12 अगस्त को ये क्रॉस कर गए थे जी। ही अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 3rd सितंबर। अच्छा जी, 3rd सितंबर इन्होंने यहां पर अप्लाई कर दिया है। टाइम से किया है क्या? हाँ जी, अगर 1 महीने के अंदर कर दिया है। एंड 30 days एंड वॉज ग्रांटेड द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑन 6th सितंबर। 6 सितंबर को इन्हें ये सर्टिफिकेट यहां पर अवेलेबल हो जाता है। 6th सितंबर को ये सर्टिफिकेट इनको यहां पर दे दिया जाता है जी। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज संगरी सर्विसेज लिमिटेड एज टू व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन इट्स केस। ले, टाइम से अगर रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाए तो इफेक्टिव डेट वही होगी, इसकी 12 अगस्त की डेट होगी। और जो ये पीरियड बन गया, ये बन गया आपका प्री आरसी पीरियड यहां पे बन जाता है। और मैं आगे पूछने से पहले बता दूं, इस प्री आरसी पीरियड के लिए यहां से 6 सितंबर से लेकर 1 महीने के अंदर अंदर यानी कि 6 अक्टूबर तक बंदे को अपना रिवाइज्ड इनवॉइस देना होता है। और इस पीरियड के लिए अपनी प्री आरसी पीरियड के लिए अपनी ये अंडर सेक्शन 40 इसको अपनी जो रिटर्न होती है, फर्स्ट रिटर्न, वो भी इसको यहां पर देनी होती है। और सेम प्रोसीजर तब आता है जब प्री आरसी पीरियड के बजाय सस्पेंशन पीरियड हो और सस्पेंशन ऑर्डर आपका रिवोक कर दिया गया हो विद बैक डेट से, यहां से रिवोक हो जाता है, तो वो उसके लिए काम किया जाता है। ठीक है सर जी, 6 अक्टूबर। इस तरह के क्वेश्चन आपको ढेर मिलेंगे। महादेव एंटरप्राइजेस सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, ठीक है। महादेव एंटरप्राइजेस सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है। ओपनड अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स डीलिंग इन सप्लाई ऑफ गुड्स एट मल्टीपल लोकेशंस पर, ठीक है सर जी। तो इन्होंने एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ओपन किया है, कहां? हिमाचल प्रदेश में, मल्टीपल लोकेशन, उत्तराखंड में एंड त्रिपुरा में इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है जी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोला है इन्होंने हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में एंड त्रिपुरा के अंदर इन्होंने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोले हैं। इट हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू द सेल मेड एट सच मल्टीपल लोकेशंस। हिमाचल का डेटा है, उत्तराखंड का डेटा है और त्रिपुरा का डेटा इन्होंने यहां आपके लिए बताया कि भाई ये डेटा था। कुछ इंट्रा किया गया है, कुछ इंट्रा स्टेट सेल एग्जेम्प्टेड का किया गया है, कुछ टैक्सेबल का किया है, इंटरेस्ट भी रिसीव हुआ है, इंट्रा स्टेट सेल नॉन एग्जेम्प्टेड की भी की गई है। आगे बात करता है एक्सक्लूडिंग जीएसटी। विद द हेल्प ऑफ द अबव मेंशन्ड इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिविंग रीजंस। क्या क्या भला बताते हैं। डिटरमिन वेदर महादेव एंटरप्राइजेस इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड under GST law and what is the threshold limit for taking registration in this case। तो क्या इनको रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं करवाना, और अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो इनकी थ्रेशोल्ड लिमिट भला क्या रहेगी। तो आप मुझे बताइए रजिस्ट्रेशन करवाना कि नहीं करवाना। सर अगर देखा जाए तो इनका ना सारा कुछ टोटल यहां पे करके देखना पड़ेगा हमें, है ना। तो ये बेसिकली आपका रजिस्ट्रेशन कराने पर आ गया। तो जब हम रजिस्ट्रेशन कराने की बात करते थे तो हमारा प्रोसेस क्या निकल के आया करता था। यहां पर स्टेप 1 आता है, यहां स्टेप 2 आता है और यहां पर आपका स्टेप नंबर 3 आया करता था। सबसे पहले चेक करते हैं क्या हम कहीं कोई एग्जम्पशन वाली सिचुएशन में तो नहीं आ रहे, क्या एक्सक्लूसिवली एग्रीकल्चर में डील कर रहे हैं या फिर हम यहां पर एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड में डील कर रहे हैं या फिर हम यहां पर आकर एक्सक्लूसिवली माय डियर डील कर रहे हैं किसमें आरसीएम सप्लाई में तो फॉल नहीं कर रहे हैं। तो उसकी बात यहां पर आपसे करी जाती है। तो इसका यहां पर आकर अब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और त्रिपुरा तो जोड़ तो सारा ही जाएगा इसमें आके। तो मैं जोड़ता हूं तो भाई साहब 22.5 तो ये हो गया, है ना। उत्तराखंड से हो गया भाई साहब आपका ये 21 लाख हो गया, ठीक है जी।
और जो आपका है त्रिपुरा, तो वहां से कितना हो गया, 7 और 6 13 लाख, और एक ये 14 लाख आपका यहां से हो जाता है। ठीक है, तो आप दूसरा सेक्शन स्टेप नंबर 1 के मुताबिक सेक्शन 23 में फॉल नहीं कर रहे थे। क्या आप कहीं मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के अंदर फॉल करते हैं? ना सर जी, हम तो उसमें भी फॉल नहीं कर रहे। आप मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कैटेगरी में भी नहीं आ रहे हैं। तीसरी बात, 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख, हाँ सर, वहां देखना पड़ेगा कि हमारा एग्रीगेट टर्नओवर क्या बनता है, और अकॉर्डिंगली हमें यह देखना होगा कि हमारे ऊपर एप्लीकेबल लिमिट क्या थी। उन दोनों का ही कंपैरिजन हमें यहां पे करना पड़ेगा। तो जहां तक सवाल है एग्रीगेट टर्नओवर देखने का मालिक, तो वो तो मैं आपको बताऊं, ये सारा का सारा ऐड कर दिया जाएगा। ये आपका जो इंटरेस्ट होता है, ये आपकी एग्जेम्प्टेड सप्लाई के अंदर आती है, और हालांकि आईपीसी पर्पस के लिए इसे नॉन एग्जेम्प्टेड कंसिडर किया जाता है। ठीक सर जी। और इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल, जो नॉन टैक्सेबल होते हैं इनको भी एग्जेम्प्टेड के नाम से जानते हैं। तो इसमें तो सारा का सारा आपका ऐड किया जाता है, चाहे एग्जेम्प्टेड हो नॉन एग्जेम्प्टेड हो, सबका सब आ जाता है। तो 22.5 लाख प्लस 21 लाख और प्लस आपका भाई साहब ये 14 लाख, ये 57,50,000, 57.5 लाख ये अपना आ जाता है। आपके ऊपर एप्लीकेबल लिमिट कौन सी यहां पर आती है? तो एप्लीकेबल लिमिट के लिए 3 बातें आती हैं कि क्या आप मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इनमें से किसी से भी टैक्सेबल सप्लाई दे रहे थे? सर नाम तो आया था त्रिपुरा का, क्या त्रिपुरा से टैक्सेबल सप्लाई में एंगेज थे? यस, ये रहा टैक्सेबल और ये रहा 7 लाख। तो आपकी ओवरऑल लिमिट 10 लाख रुपए आ जाती है। एग्रीगेट टर्नओवर आपका एक्सीड कर रहा है, तो अतः आपको उन तमाम स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना है जहां जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे थे। तो टैक्सेबल यहां से कर रहे थे, हिमाचल प्रदेश में आपको चाहिए जी, और कहां पर चाहिए? त्रिपुरा से भी आप टैक्सेबल कर रहे थे, वहां पर भी आपको चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाएगा वैसे करके। उत्तराखंड में नहीं, उत्तराखंड में जरूरत नहीं है। तो यहां पर ये सारी बात अपनी बताएगी। पहले लॉ डिक्टेट कर दिया गया, लॉ डिक्टेट करने के बाद में बताया गया कि भाई पहले का जो आंसर होगा वो क्या निकल कर आएगा। आंसर कहां दे रखे हैं इसमें? आंसर सर यहां दे रखे हैं, बिल्कुल अंत में आके दे रखे हैं। तो ए का आंसर ये रहा। तो महादेव, नहीं तो कुछ और आ गया। तो 10 लाख की लिमिट लगेगी इनके ऊपर, और बाबू मेरे, और जहां तक सवाल है एग्रीगेट टर्नओवर का, तो वो यहां पे लग जाएगा। मतलब अल्टीमेटली वो देख लेना आप कहां लिखा हुआ है, इनको यहां पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाएगा। और क्वेश्चन क्या था जरा? पहला तो ये हो गया, दिखाई दूं कहां लिखा है। पहले का आंसर ये रहा। इन व्यू ऑफ द अबव मेंशन, महादेव एंटरप्राइज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन विद एग्रीगेट टर्नओवर सो एंड सो, कंप्यूटेड ऑल इंडिया बेसिस एंड एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट इतना है। तो रजिस्ट्रेशन कहां पर चाहिएगा? इनको चाहिएगा, एक तो हिमाचल प्रदेश में चाहिएगा और एक त्रिपुरा में चाहिएगा। उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड नंबर पे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे इन्होंने। क्वेश्चन क्या है? बोलते हैं महादेव एंटरप्राइजेस डीलिंग इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। अगर इनका कारोबार सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही होता और टैक्सेबल गुड्स के अंदर ये डील कर रहे होते तो क्या होता? अच्छा, 22,50,000 के टैक्सेबल गुड्स होते, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स होती और सिर्फ हिमाचल प्रदेश से होती, तो ये तो 22.5 लाख का यहां पर आ रहा है। अगर हिमाचल प्रदेश से सिर्फ गुड्स की बात करते तो लिमिट लागू होती 40 लाख की, है ना। और 40 लाख की अगर लिमिट लगती तो फिर भाई साहब इनको यहां पर रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं थी। 2 का ए यही बोलेगा। लिमिट लग जाती 40 लाख रुपए की, ये इतना है, तो इसका मतलब इन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना था। ठीक है जी। उसके बाद में बात को आगे बढ़ाते हैं। महादेव एंटरप्राइजेस इज डीलिंग इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओनली फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। अच्छा, घुमा रहा है। अगर ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में डील कर रहे होते तो क्या होता? देखिए, ना तो ये पहली वाली कैटेगरी में आ पाता जहां पर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ना ये 20 लाख वाली कैटेगरी में प्राइमा फेसी तो नहीं आ रहा, क्योंकि 6 स्टेट वहां पे दे रखे हैं। कौन कौन से 6 स्टेट हैं? अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, मेघालय है, तेलकीपुड़ी और मतलब तेलंगाना और पुडुचेरी, ये 6 वहां पे आते हैं।
उसके बाद फिर रेस्ट ऑफ द स्टेट, तो ये आपका रेस्ट ऑफ द स्टेट में आया, लेकिन वहां पर भी कई सारी बातें लिखी हैं कि अगर ओनली गुड्स है तो 40 लाख रुपए, गुड्स एज वेल एज सर्विसेज तो 20 लाख की लिमिट लागू होगी, तो यहां पर 20 लाख की लिमिट लग जाएगी। वो कह रहा अगर गुड्स और सर्विसेज दोनों की बात कर रहे हैं और वो भी हिमाचल प्रदेश से आप कर रहे हो, तो भाई साहब फिर यहां पर जो आपकी लिमिट लगेगी मालिक, वो 20 लाख की लिमिट लगेगी, लेकिन आप यहां से कर रहे हो 22.5 लाख का, तो भाई साहब इस केस में फिर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाएगा। 2 का बी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाएगा। 40 लाख की ना लगेगी बल्कि 20 लाख की लिमिट लगेगी और रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाएगा। ठीक है जी। 2 का सी देखें सर। हाँ चलो देखो, इफ महादेव एंटरप्राइजेस इज डीलिंग इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली फ्रॉम हिमाचल प्रदेश एंड हैज ऑल्सो इफेक्टेड इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 4 लाख रुपए, कह रहे 22.5 लाख रुपए का थाई था प्लस 4 लाख रुपए की इंटर स्टेट ये सप्लाई करता है टैक्सेबल गुड्स की। अब बताओ ये कहां फंसा रहा है? ये दिखाना चाह रहा है भाई साहब ये 26.5 लाख की तो ये बात यहां पे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब चूंकि एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील कर रहा है, तो आप स्टेप नंबर 3 पर आकर ये देख रहे हो कि यहां तो भैया 40 लाख है लेकिन ये तो कम है, तो रजिस्ट्रेशन ना करवाना, लेकिन आपके साथ गेम प्ले कर रहा है ये स्टेप नंबर 2 पर आकर ही ये कवर हो जाएगा। इसके लिए 40 लाख की लिमिट आपको चेक ही नहीं करनी, बिकॉज ही इज डीलिंग इन इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। इंटर है, स्टेट है, गुड्स है और टैक्सेबल सप्लाई है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कैटेगरी के अंदर ये बंदा आ जाएगा। तो हमसे हमारे साथ खेल नहीं खेल सकता, बिकॉज हम प्रोसीजर के अंदर चल रहे हैं, स्टेप्स के अंदर हम चल रहे हैं। तो स्टेप नंबर 2 पर आकर अंडर सेक्शन 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन इनको करवाना पड़ जाएगा। तो भाई साहब लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24। क्वेश्चन अच्छा था, वेरी गुड। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बड़े बड़े नहीं आएंगे, भूल जाइए, बड़े बड़े गए जमाने बड़े बड़े के, आईटीसी और भाई साहब कंपटीशन में, और एक एक क्वेश्चन चुन चुन के करवाया मैंने, कोई रिस्क नहीं लिया माय डियर, एक एक क्वेश्चन करवाया है, पूरी की पूरी क्लास क्वेश्चन आंसर पे लगा दी है। LMN प्राइवेट लिमिटेड कोयम्बटूर एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड एंड सेल्स प्रोडक्ट एक्स, कोयम्बटूर से है, विच इज एग्जेम्प्ट वाइड नोटिफिकेशन नंबर इश्यूड इन रेलिवेंट जीएसटी लेजिस्लेशन। ये एक प्रोडक्ट में एंगेज थे और यहां पर आकर कहीं इनका जो वो है वो एग्जेम्प्ट यहां पर हो जाता है। ठीक है जी, मतलब इससे पहले हाँ जी, which is exempt from GST by notification number issued. The company sells X only within the Tamil Nadu. ठीक है। The turnover of the company is in the previous year 45 लाख रुपए। ठीक है। Company expect the sales to grow by 30% in the current year. अच्छा ठीक है, कहना क्या चाहते हो भाई? The company purchased additional machinery for manufacturing X on 1st July. ठीक है। The purchase price of the capital goods इतना however affecting from so and so exemption available to X was withdrawn। अब आया मुद्दे की बात पर, by the सेंट्रल गवर्नमेंट इतने was required। ठीक है, 12% की टैक्स लग गया, एग्जम्पशन पहले हुआ करती थी लेकिन अभी विड्रॉन होगी। द टर्नओवर ऑफ द कंपनी फॉर द हाफ ईयर एंडेड इतना था, 45 लाख का था। एग्जामिन द अबव सिनेरियो एंड एडवाइज LMN वेदर ही नीड्स टू गेट रजिस्ट्रेशन और नॉट। ओह, ये कह रहे हैं कि बाबूजी सुनो हमारी बात, कि यहां पर इनका जो था वो सीन कुछ ऐसे था कि प्रोडक्ट एक्स सेल कर रहे हैं जो कि एग्जेम्प्ट था, प्रोडक्ट एक्स इनका जीएसटी से एग्जेम्प्टेड था, सिर्फ एक्स में ही डील करते थे, कोई और था भी नहीं, तो एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड में फॉल कर रहे थे। सेक्शन 23 के मुताबिक रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी। द कंपनी सेक्स ओनली इन तमिलनाडु, और वो भी तमिलनाडु में ही सेल करते थे और वो भी इंट्रा ये यहां पे करके चल रहे थे। ठीक है साहब। द कंपनी सेल्स एक्स, ठीक है। द टर्नओवर ऑफ द कंपनी इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर था 45 लाख रुपए का रहा था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि ये स्टेप नंबर 1 पर ही रह जाता था। 45 करोड़ का क्यों ना सही, एक्सक्लूसिव एग्जेम्प्टेड है, तो नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी एंड नो क्वेश्चन ऑफ रजिस्ट्रेशन एट ऑल। ठीक है। द कंपनी एक्सपेक्ट टू सेल्स टू ग्रो 30% इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। द कंपनी परचेज्ड एडिशनल मशीनरी फॉर, परचेज से मुझे क्या मतलब है, एग्रीगेट टर्नओवर में परचेज थोड़ा ना आता है। द परचेज प्राइस ऑफ द कैपिटल, ये ठीक है, ओके, मुझे इससे मतलब नहीं है। एंड हाउएवर इफेक्टिव फ्रॉम 1/11 है, 1/11 से क्या घटना घटित हुई, एग्जम्पशन जो थी वो विड्रॉ हो जाती है और ये अपना टैक्सेबल यहां पर आकर हो जाता है। ठीक सर जी, हो गया टैक्सेबल। अब आगे क्या, द टर्नओवर ऑफ द कंपनी फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर एंडेड ऑन 30th 9 तक, यहां कहीं 30/9 तक इनका जो टर्नओवर था वो
45 लाख रुपए का टर्नओवर हो गया था। ओके, उस समय वो 30/9 तक इतना हो गया था और यहां से आकर वो टैक्सेबल में परिवर्तित हुआ है। ठीक है जी। टर्नओवर ऑफ द कंपनी फॉर द फर्स्ट इतना एग्जामिन अबव सिनेरियो, क्या उनको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है या नहीं है? तो भाई साहब पहली बात तो ये समझो कि यहां तक तो कोई आवश्यकता है नहीं जब तक वो एग्जेम्प्टेड में है, नो नीड ऑफ एनी रजिस्ट्रेशन वट एवर इन रिस्पेक्ट ऑफ द टर्नओवर। लेकिन जैसे ही वो टैक्सेबल कैटेगरी के अंदर आता है, जैसे ही अगर यहां 1 रुपए की भी वो सप्लाई कर देता है, तो जब टैक्स 1 रुपए की भी कर दी तो ये अब टैक्सेबल कैटेगरी के अंदर आ गया। और जब टैक्सेबल कैटेगरी के अंदर आ जाता है तो फिर हम इसका पूरा टर्नओवर देखते हैं, एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हैं और एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड वगैरह सारा कुछ ऐड कर दिया जाता है। तो जैसे ही यहां पर आएगा, इसका सारा का सारा टर्नओवर क्लब कर दिया जाएगा और अकॉर्डिंगली इस बंदे को यहां पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाएगा। सर इंटरस्टेट नहीं, इंट्रास्टेट कर रहा था। अगर ये इंटरस्टेट करता तो फिर तो लिमिट चेक करने की जरूरत थी ही नहीं। अगर इंटरस्टेट टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई हो जाती तो फिर तो सेक्शन 24 के मुताबिक ही इसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाता। पर चूंकि इंट्रा कर रहा है, गुड्स में कर रहा है, तो 40 लाख की लिमिट इसके ऊपर एप्लीकेबल होगी। जब इसका 45 लाख तो ऑलरेडी निकल चुका है, ऑलरेडी हो चुका है माइट। तो जैसे यहां पर आएगा, बंदे को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाएगा, बिकॉज हम एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों को कवर करके चलते हैं व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग एग्रीगेट टर्नओवर। ओके, उसके बाद में आगे कुछ आ रहे हैं, डिटरमिन द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इफेक्टिव डेट क्या रहेगी रजिस्ट्रेशन की? ठीक है जी। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ धामपुर इंडस्ट्रीज ऑफ दिल्ली हैज एक्सीडेड 20 लाख ऑन 1 सितंबर। ठीक है, इट सबमिट द एप्लीकेशन ऑन 20 सितंबर, टाइम से कर दिया है। रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हुआ 25 सितंबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। द डेट ऑन विच यू आर लाइबल टू पे जीएसटी 1 सितंबर, वही आपकी इफेक्टिव डेट बनेगी। मेहता टेली सर्विसेज इज एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इन लखनऊ। इट्स एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर रहा है 20 लाख ऑन 25 अक्टूबर को। ठीक है, इट सबमिट द एप्लीकेशन ऑन 20 नवंबर को, यानी कि 30 दिन के बाद आप अप्लाई कर रहे हैं, आप लेट जा रहे हैं। भैया लेट जाओगे तो लेट की पेनल्टी लगेगी, सो अलग। बचा कुचा जो बनता था 18(1)A के मुताबिक वो भी आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। रिवाइज्ड इनवॉइस भी नहीं दे पाओगे, क्योंकि ये काम तभी हो पाते थे आपके काम जब आप टाइमली रजिस्ट्रेशन कराओगे। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट हुआ है आपको 5 दिसंबर को, तो यही 5 दिसंबर ही इसकी इफेक्टिव डेट बना दी जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 करके है। वही डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट आपको अपनाना है और आराम से यूं बढ़ते चले जाना है। तिरुपति बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग कोरुगेटेड बॉक्सेस, जो गत्ते के बॉक्स होते हैं, इन आंध्र प्रदेश ऑन 25 जनवरी को। तो ये रहे आपके तिरुपति, 25 जनवरी को बिजनेस शुरू किया है। मतलब जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं, फिर से एक बार बता दूं, डिवाइड एंड रूल का मतलब यह है कि क्वेश्चन को तोड़ लो पहले आप, उसको आप फैक्ट्स और इश्यू, फिर लीगल पोजीशन और फिर उसका कंक्लूजन। और इनमें एक बात अच्छी से ध्यान में रख के चलनी है, जब मैं फैक्ट्स पढ़ रहा हूंगा, उनको समराइज कर रहा हूंगा, तो सिर्फ मैं वही काम कर रहा हूंगा, कुछ और नहीं कर रहा हूंगा। जब लॉ रिकॉल करने की बारी आएगी तो हम सिर्फ लॉ ही रिकॉल कर रहे होंगे, कुछ और नहीं कर रहे होंगे। और फिर अपनी बात को हम कंक्लूड कर देंगे, जो भी हमारे फैक्ट्स एंड इश्यू हैं उसमें लॉ को हम मिक्सअप करेंगे और बात बन जाएगी। इतनी सी बात है। तो एक काम करें, पूरे एंजॉयमेंट के साथ गाते गुनगुनाते हुए फैक्ट्स को देख रहे हैं और इश्यू क्या है उसे समझते हैं। अभी कोई लॉ वॉ रिकॉल नहीं करना, ऐसी की तैसी में गया लॉ। तिरुपति बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग बॉक्सेस इन आंध्र प्रदेश। लोड नहीं दिमाग पर बिल्कुल भी, और कुछ नहीं सोचना। 25/1/2000 इतना समरी बनानी है बस क्वेश्चन की, ये कर दिया। ठीक है जी, आगे बोलता है 6 मई को इट्स एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस करके 10 लाख। 6 मई को दूसरी क्लास का बच्चा ये काम कर सकता है, जो अभी मैं कर रहा हूं पहले स्टेज पर। एंड ऑन 1/11/2000 समथिंग इट्स एग्रीगेट टर्नओवर, 1/11 को ये 40 लाख को भी क्रॉस कर गए। इट अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 28/11, यह इन्होंने अप्लाई फॉर किया है और इनको आरसी ग्रांट की गई है 5/12 को। डिटरमिन करना है आपको इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये काम हो गया। पहला काम करना बेहद आसान है। अब सिर्फ प्योर लॉ को रिकॉल करेंगे कि इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के संबंध में क्या लॉ बोलता है। तो यहां पर बताएंगे कि हमारे जो यहां पर सीजीएसटी के नियम कानून आते हैं, उसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम ऑफ 30 डेज अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देता है,
तो हम उसका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव मानते हैं फ्रॉम द डेट ऑन विच द पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी। जिस दिन उसने अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट को पार कर दिया उस दिन से उसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहां पर वैलिड हो जाती है। और अगर ये 30 दिन के बाद प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट के बाद जाकर अप्लाई करता है तो वैसे वाले मामले के अंदर साहब इसकी जो आरसी है वो तब से इफेक्टिव होगी जब इसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो अब आपको यहां पर यह चेक करना है कि क्या इसने रजिस्ट्रेशन टाइम से करवाया है या नहीं करवाया है। दूसरा, लॉ के अंदर एक बात और लिखेंगे कि हमें यहां पर यह भी देखना है कि इस बंदे के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या लगाई जा रही है, क्योंकि 10 और 40 दोनों की बात कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश का मसला है और गुड्स में ये बंदा डील करता है। तो हमने देखा था सेक्शन नंबर 22 के अंदर ये बताया जाता है कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा यहां से टैक्सेबल सप्लाई करते तो लिमिट 10 लाख की है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना और पुडुचेरी यहां से कारोबार कर रहे हो तो 20 लाख। अदरवाइज स्टेट से एक्सक्लूसिव गुड्स का कारोबार कर रहे हो तो 40 लाख की लिमिट वहां पर आपकी अप्लाई करवा दी जाती है, ऐसे वहां पर बताया जाता है। तो ये आपका अदर स्टेट में फॉल करेगा। अरुणाचल प्रदेश का नाम आ रखा है तो यहां पर लिमिट लगेगी 40 लाख रुपए की। तो हमारे लिए यहां पर 10 लाख की जो लिमिट है वो रेलिवेंट नहीं है, हमें वहां से काउंटिंग नहीं करनी है, हमें यहां से देखना है। तो बंदा लाइबल था यहां से 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, लॉ लिख दिया, प्योर लॉ पे ध्यान दिया। अब हम इसको लिंक करेंगे, अपनी बातों कंक्लूड करेंगे तीसरी स्टेज में आकर। बड़ी आसान है कि भाई देख, लॉ में क्या रखा था 30 दिन के अंदर अप्लाई करेगा तो ये होगा, नहीं तो वैसे होगा। तो क्या आपने 30 दिन में अप्लाई कर दिया है? हाँ, बंदे ने 1/11 को क्रॉस किया था 40 लाख को, 28/11 को इसने अप्लाई कर दिया, विद इन द टाइम कर दिया है। तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ये यहां डे 1 से आकर इफेक्टिव करा दी जाएगी। ऐसी वाली बात मालिक बोल दी जाती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है साहब, ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टेट वन एक्सेप्शन टू इट। इसका एक एक्सेप्शन बताइएगा। In order to be eligible for grant of registration, a person must have a permanent account number. रजिस्ट्रेशन के लिए पैन का होना बहुत जरूरी है। इसका एक्सेप्शन एक नहीं हम तो 2 बता देंगे। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं चाहिए होता, उसको पासपोर्ट चाहिए होता है। पोर्टल पर दिखा रखा है आपको, पासपोर्ट की नंबर चाहिए होता है, उसकी कॉपी, अटेस्टेड कॉपी वो लगा के चलता है रेलिवेंट डॉक्यूमेंटेशन के साथ में। एंड मैं आपको बता दूं यहां पर आकर लाइक एक और होता है जो आपके टीडीएस डिडक्टर या टीसीएस कलेक्टर लोग जो होते हैं तो उनको भी पैन के आधार पर नहीं बल्कि टैन, टी फॉर टोमेटो, टैन के आधार पर उनका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, ऐसे करके बोल दिया जाता है साहब। ठीक है, उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हालांकि ये क्वेश्चन वैल्यूएशन चैप्टर से ताल्लुकात रखता है पर चलो यहां दे रखा तो कोई नहीं, गलती से यहां पर आ गया है, कर लेते हैं। कमल एंड कंपनी मैन्युफैक्चर कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स एट इट्स यूनिट सिचुएटेड इन राजस्थान। आराम से अब पहला काम क्या करना है, फैक्ट्स समराइज करने हैं, दैट्स इट। इश्यू ढूंढना है, कहना क्या चाहते हो, पूछ क्या रहे हो, लॉ बाद में रिकॉल करेंगे। मान के चलिए 3 दोस्त हैं, पहले दोस्त का काम है, सबसे आसान काम जो मैं करूंगा, इसको समराइज करूंगा, फैक्ट्स बनाऊंगा। दूसरा दोस्त लीगल प्रोविजंस को रिकॉल करेगा और तीसरा बात को कंक्लूड करेगा। 3 दोस्त मिलकर एक क्वेश्चन कर रहे हैं, कर देखना बड़ा मजा आता है। तो इसमें मैं हूं और 2 आप हैं, 3 दोस्त हो गए। तो मेरा काम समरी, मैं अपना काम करता हूं बहुत शानदार तरीके से, बेहद आसान काम है। मुझको हुई न खबर, आराम से मस्ती में समरी बनाएंगे, कौन सा दिमाग पे लोड लेना है हमें इसका। कमल एंड कंपनी मैन्युफैक्चर्स कस्टमाइज्ड गुड्स एट इट्स यूनिट सिचुएटेड इन राजस्थान में इनकी यूनिट है और यहां पर ये कुछ बनाते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर कमल एंड कंपनी 1000 प्रोडक्ट हैं, 20 लाख रुपए की इनकी कॉस्ट आती है। तो 1000 यूनिट की कॉस्ट आती है 20 लाख रुपए की। दीज प्रोडक्ट्स रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग बिफोर सेल। ठीक है, इनकी आगे फर्दर प्रोसेसिंग भी होनी होती है, अभी ये फाइनलाइज्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसे कह सकते हैं कि हियर इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स लाइक दिस। अच्छा जी, आगे बोलते हैं these products require हो गया एंड फॉर दिस पर्पज प्रोडक्ट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम राजस्थान यूनिट टू इट्स अनदर यूनिट इन पंजाब। इसको यहां से पंजाब ट्रांसफर कर दिया जाता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। द पंजाब यूनिट अपार्ट फ्रॉम प्रोसेसिंग इट्स ओन प्रोडक्ट एंगेज इन प्रोसेसिंग ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट ऑफ अदर पर्सन्स हु सप्लाई द प्रोडक्ट फॉर द सेम काइंड एंड क्वालिटी। वो कह रहे कि जैसा तुम्हारा ये आ रहा है ना, ये बाहरी व्यक्तियों से भी ऐसा कुछ जॉब वर्क पकड़ लेते हैं और उनको फिनिश कर कर वो दे देते हैं, मतलब कंप्लीट करके दे देते हैं, ऐसे करके बोलता है। आगे बोलते हैं एंड देयर आफ्टर सेल्स दीज प्रोसेस्ड गुड्स टू होलसेलर।
जॉब वर्क बेस पे भी करते हैं और खरीद भी लेते हैं, वहां से खरीद के प्रोसेस किया और होलसेलर को बेच दिया। देयर आर नो अदर फैक्ट्री इन नेबरिंग एरिया विच आर एंगेज्ड इन सेम बिजनेस एज दैट ऑफ इट्स पंजाब यूनिट। ये अकेली ही इकलौती है, आसपास में से कोई फैक्ट्री नहीं है। अच्छा जी, प्रोडक्ट ऑफ द सेम काइंड एंड क्वालिटी आर सप्लाइड इन लॉट्स ऑफ 1000 each time by another manufacturer located in Punjab. The price of such goods is 19 lakh. Products of same kind and quality are supplied itna by another manufacturer located in Punjab. अच्छा, इस प्रकार का जो गुड्स है वो 19 लाख में सप्लाई की। द प्राइस ऑफ द गुड्स 19 लाख रुपए। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ 1000 प्रोडक्ट्स, इसको आपको बता के चलना है। तो 19 लाख का क्या प्राइस था? प्रोडक्ट ऑफ द सेम काइंड एंड क्वालिटी आर सप्लाइड, ऊपर से देखें इन्होंने कर दिया सेम काइंड एंड क्वालिटी सेल देयर। अच्छा जी, the product of the same kind and quality and thereafter sells these processed goods to wholesaler. There are no other factory in neighboring area. ठीक है, ओके। तो ये अपना निकल के आता है। तो यहां पर आकर हम बात करेंगे मालिक, ये तो अपना बन गया। इशू पूछ रहा कि भाई इशू ये कि यहां पर इनकी असेसेबल वैल्यू क्या रखवाई जाएगी जो इस पॉइंट पर खड़े हुए हैं। तो यहां पर हम बताते हैं कि हमें रूल नंबर 28 अपना याद आता है, जिसमें बोलता है कि अगर ट्रांजैक्शन अपनों के बीच में हो रही हो या डीम डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में अगर हम करके चल रहे होते हैं तो वैसे वाले मामले के अंदर रूल 28 लगाया जाता है। उसमें सबसे पहले ये बोलता है कि भाई आप अपनी मन मर्जी की वैल्यू यहां पर रख सकते हैं, ऐसी वाली बात मालिक बोली जाती है। ठीक सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, प्राइस टू का 90% भी लिया जा सकता है बशर्ते कि सेम गुड्स आगे बेचा जा रहा हो। पर चूंकि यहां पर आकर मैं बताऊं आपको, ये सेम गुड्स आगे नहीं बेचा जा रहा है, फर्दर प्रोसेसिंग करके गुड्स आगे होलसेलर को बेचा जा रहा है, तो 90% वाला फॉर्मूला तो यहां पे काम करेगा नहीं। जो मन मर्जी वाली वैल्यू की हम बात कर रहे हैं वो तभी संभव है जब इसको आईटीसी मिल रहा हो, और हमें इस बात की कोई जानकारी पुष्टि नहीं की गई है कि इसको यहां पर आईटीसी मिलता है या नहीं मिलता। मिलता है तो मन मर्जी जो तुमको पसंद हो वो असेसेबल वैल्यू आप यहां पे रख सकते हो। खैर, और दूसरा, अगर आईटीसी नहीं मिलता होगा तो वो भी बता देते हैं कि वहां पर हम देखते हैं कि ओपन मार्केट वैल्यू यहां पर कंसिडर इसकी करी जाती है मालिक, और नहीं तो फिर कॉस्ट का 110% यहां पर कर दिया जाएगा। तो ओपन मार्केट वैल्यू की जो बात करते हैं या तो सेम गुड्स की या लाइक गुड्स की हो सकती है। तो सेम गुड्स की ओपन मार्केट वैल्यू यहां पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऐसे ही लगभग ऐसा ही कोई गुड्स 19 लाख में पड़ोसी यों के द्वारा या जो है इस तरह के जो और लोग काम कर रहे हैं इसके अंदर 19 लाख उसकी वैल्यू यहां पर निकल कर आती है। तो यही 19 लाख रुपए की वैल्यू यहां पर असेसेबल वैल्यू आपके लिए बना दी जाएगी। वैल्यूएशन का क्वेश्चन था। पाली एंड सन्स इज an unregistered dealer. On 1st August 2017, aggregate turnover of Pali and Sons exceed कर जाता है 20 लाख को। ठीक है जी, तो यहां कह रहे हैं कि 20 लाख का जो टर्नओवर था पार करके द फर्म अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 27 अगस्त 2017। यहां पर कर इन्होंने अप्लाई फॉर कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए मालिक। ये लसा 27 अगस्त को इन्होंने कर दिया एंड ग्रांटेड द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑन 1 सितंबर, और 1 सितंबर को बड़ी जल्दी काम कर दिया भाई साहब। बड़ी जल्दी इनको आरसी यहां पर मिल जाती है। अधिकारी नया आया था तो स्मार्ट था, काम कर दिया फटाफट से। अब क्या पूछ रहा है? अंडर सीजीएसटी रूल्स यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज पाली एंड सन्स एज टू व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो वही वाली बात आ गई। वैसे ही लीगल पोजीशन 30 डेज के अंदर करवाया कि नहीं करवाया चेक कर लेते हैं। तो 1/8 को 20 लाख पार किया भाई साहब, 27 को तो अप्लाइड फॉर कर दिया, टाइम से अप्लाइड फॉर कर दिया, तो भले ही आरसी बाद में मिली हो लेकिन ये आरसी आपकी डे 1 से ही इफेक्टिव हो जाएगी। 1/8 से ही ये इफेक्टिव करा दी जाएगी। इज इट ओके? यस सर, और कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। और भी कुछ पूछा गया है? हाँ, कह तो रहे हैं कुछ और भी। It has also sought that advice regarding the period of issuance of revised tax invoice। तो ऐसे वाले मामले के अंदर ये जो पीरियड होता है आपका प्री आरसी पीरियड होता है, और इसके लिए आप रिवाइज्ड इनवॉइस भी इशू कर सकते हैं। लेकिन ये जो पीरियड है आपका प्री आरसी पीरियड, इसके लिए सर समय सीमा भाई साहब, आपको जब आरसी मिल गई है उसी दिन से आप एक टैक्स इनवॉइस देने की कैपेसिटी में आ जाते हो, तो वहीं से 1 महीने के अंदर अंदर आप यहां इनवॉइस इसका इशू कर सकते हैं। रिवाइज्ड इनवॉइस अपनी पार्टी को यहां पर लाकर आप दे सकते हैं। राइट? यस सर। उसके बाद में आगे क्या बोलते हैं मालिक? अगले प्रश्न में कहता है
what happen when the registration is obtained by means of willful misstatement of fraud? भाई साहब void ab initio खत्म कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, बात खत्म, ऐसे मानेंगे जैसे कि यहां पर कोई किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन आपको दिया ही नहीं था। What will be the time limit for decision on the online registration application? कि जब एक बार एप्लीकेशन यहां से चली जाती तो फिर क्या होगा। हमारी अधिकारी से बात हुई, असिस्टेंट कमिश्नर से बात हुई। दरअसल असिस्टेंट कमिश्नर का जो रोल होता है वो बेसिकली रिफंड्स एंड रजिस्ट्रेशन, ये उसके पास दो मेजर एरियाज होते हैं। हालांकि वो इंटेलिजेंस यानी कि शो कोज नोटिस वगैरह इनमें भी आगे बढ़ता है, एडजुडिकेशन में भी आगे बढ़ता है, बट जब इनिशियली जैसे मान लो जब आप ट्रेनिंग पे जाते हो, आर्टिकलशिप पे जाते हो आप, तो आपको सबसे पहले वाउचिंग कराई जाती है ना, तो वैसे ही इनका जो काम शुरू होता है, यूपीएससी क्वालिफाई किया, आईआरएस अधिकारी बने, उसके बाद पहला जो काम होगा वो रजिस्ट्रेशन और रिफंड्स को ये हैंडल करते हैं। ठीक है, यस सर। तो थोड़ा करेक्शन कीजिएगा, यहां पर 3 days लिखा हुआ है, ये 7 days कर देना, और ऐसे ही अगले पेज पर भी यहां पर 3 common days लिखा हुआ था, इसे 7 कर देना। तो वो ये कि भाई एक बार आपने REG 01 सबमिट कर दिया तो फिर अधिकारी उसको कैसे प्रोसेस करता है। अधिकारी सारी एप्लीकेशन को देखेगा और 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर अपना फैसला वो सुना देगा, या तो वो उसे एक्सेप्ट करेगा या फिर डेफिशिएंसी मेमोरेंडम इश्यू कर देगा, नोटिस इश्यू कर देगा, भैया ये कमी है। उस कमी का जो जवाब है आपको देना होगा पोर्टल के माध्यम से, मैंने पूरा बता रखा है आपको। 7 days के अंदर आपको करना होगा, फिर अगले 7 days के अंदर अंदर वो अपना फाइनल कॉल ले लेगा अधिकारी कि आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाता है या फिर रिजेक्ट किया जाता है। आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में आप अच्छे से जानते ही हैं मालिक, तो आपका लिंक पे कराया जाता है, आप उसे ऑप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो आपकी कॉल होती है। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट कर लिया है तो फिर आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर एक आधार लिंक आएगा, आधार लिंक को आप क्लिक करेंगे तो वो आपको वेबसाइट पे लेके जाएगा, वहां आप उसे वेरीफाई करेंगे तो आपका एप्लीकेशन का ARN जनरेट वहां पर हो जाता है। और अगर आप उसे ऑप्ट नहीं करते हैं आधार ऑथेंटिकेशन को, तो फिर आपके प्रीमिसेस का फिजिकल वेरिफिकेशन तय है और फिर वहां 7 days की बजाय 30 days का समय आ जाएगा। वैसी वाली बात यहां पर बोली जाती है, ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है। मैं तो उतना तक बता दी, इतना बताने की जरूरत भी नहीं थी। आगे कहते हैं यहां पर आकर, व्हाट विल बी द टाइम of response by the applicant if any query is raised in the online application? 7 days का टाइम होता है, 7 days का टाइम होता है, 7 दिन के अंदर अंदर आपको यहां पर जवाब देना होता है कि भाई साहब चल क्या रहा है जरा बताइए। 7 दिन के अंदर अंदर आपको, जैसे मान लीजिए कोई रेंट एग्रीमेंट है या कोई और समस्या पड़ रही है, अधिकारी कहता है कि भाई ये लेकर आओ, तो फिर आपको 7 days के अंदर उसकी बात को रिप्लाई करना पड़ेगा। Does cancellation of registration impose any tax obligation on the person whose registration is cancelled? जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो क्या होता है, तो जो भी आपकी यहां पर बिजनेस एसेट होती है, ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं, सहजता और सरलता 2 शब्द मेरे पास में है। ये आपकी बिजनेस एसेट्स होती हैं, ये आपका इनपुट हो सकता है, ये आपकी यहाँ WIP हो सकती है, या पे कैपिटल गुड्स हो सकते हैं, प्लांट मशीनरी हो सकती है, जो भी आपका यहां पर पड़ा हुआ है, यहां जो भी बचा कुचा उस बचे कच्चे के संबंध में कितना ITC आपका बनता है, जो भी बचा कुचा है एज ऑफ नाउ आपके पास में, उसका करस्पॉन्डिंग, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि इसमें कितना ITC लिया गया था ना, मैं उल्टा कह रहा हूं कि अब जो बचा कुचा है उससे संबंधित कितना ITC है, और जो अब बचा कुचा है इसको अगर बेचोगे तो कितना मिलेगा, करस्पॉन्डिंग ITC क्या बनता है, बेचोगे तो कितना होगा, एक अमाउंट ये निकल के आएगा, एक अमाउंट ये निकल के आएगा, विच एवर इज हायर, जो दोनों में अधिक हो उसका पेमेंट आपको यहां पर करना पड़ जाता है। ये आपकी फाइनली लायबिलिटी निकल के आती है। इसी कारण से मैंने आपको दिखा रखा है, पोर्टल पे जाके आप कैंसिलेशन की एप्लीकेशन फाइल करते हो, कैंसिलेशन की एप्लीकेशन आप फाइल करते हो ना मालिक, तो फिर वहां पर आपको ये सारे की सारी अपनी जो एसेट्स हैं इनका ब्यौरा देना पड़ता है, करस्पॉन्डिंग ITC आपको बताना पड़ता है, सारी चीज आपको बतानी पड़ती है ताकि आपकी फाइनल लायबिलिटी यहां पर निकाली जा सके, कैलकुलेट की जा सके। आगे है SNP प्राइवेट लिमिटेड करके, ये क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, 3 और 13 है एक ही जैसे हैं। उसके बाद में आ गया ये मालिक, और सर कौन सा था 3 नंबर, अरे दिखा रहे हैं, रुको बताते हैं, ये था LMN की तरह, LMN प्राइवेट लिमिटेड, इसके जैसा है आपका 13वां प्रश्न। ठीक साहब, आगे चलिए। 14वें क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, AB प्राइवेट लिमिटेड पुणे प्रोवाइड्स हाउस कीपिंग सर्विसेज। द कंपनी, ये रही AB, पहले फैक्ट्स लिख दो, ये रही हाउस कीपिंग की सर्विस है। द कंपनी सप्लाई इट्स सर्विसेज एक्सक्लूसिवली थ्रू एन ई-कॉमर्स वेबसाइट, एक ई-कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू काम कर रहे हैं, ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय हाईटेक इंडिया
प्राइवेट लिमिटेड पुणे, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर का नाम है हाईटेक, ठीक है साहब। द टर्नओवर ऑफ एबी प्राइवेट लिमिटेड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इज 18 लाख, इसका टर्नओवर 18 लाख है। एबी प्राइवेट लिमिटेड एज टू वेदर दे आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट इन रजिस्ट्रेशन, ऐसी की तैसी, इनको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हाउस कीपिंग की सर्विस है। हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 5, लीगल पोजीशन रिकॉल कर लेते हैं, उसके अंदर 3 प्रकार की सर्विस आया करती थी HMT वाली। एक ये हाउस कीपिंग एटसेट्रा की बात हो गई, एम का मतलब मिसलेनियस, सॉरी एच का मतलब होटल अकोमोडेशन, और एम का मतलब मिसलेनियस यूटिलिटीज लाइक सिक्योरिटी, हाउस कीपिंग एटसेट्रा। एंड उसके बाद में उसके फिर आती थी HMT, टी का मतलब था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की, वहां पर हम बात किया करते थे। तो मिसलेनियस यूटिलिटीज में आपकी हाउस कीपिंग आ गई, प्लम्बर आ गया, कारपेंटर आ गया, इलेक्ट्रिशियन आ गया, अरे अर्बन क्लैप अर्बन कंपनी यार, तो उस तरह की बात कर रहे हैं। तो ये जो हाईटेक वाला है ये लाइक यूसी जैसा ऐप है, तो उससे कनेक्टेड है आपकी ये हाउस कीपिंग वाले लोग। तो ऐसे वाले मामले में 95 ये कहता था कि भाई छोटे लोगों से हम नहीं लेके चलेंगे, अगर इनका जो टर्नओवर है वो रजिस्ट्रेशन कराने की हैसियत में नहीं है, इनके रजिस्ट्रेशन की बात नहीं हो रही, थ्रेशोल्ड से ऊपर नहीं जा रहे हैं बंदे, तो वैसे वाले हालात के अंदर जो ये वाला बंदा है यूसी, इसको डीम्ड मैन्युफैक्चरर यहां पर कंसिडर किया जाता है और इसी को जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन हां, अगर इसका कारोबार 20 लाख से ऊपर जा रहा होता, क्योंकि सर्विस सेक्टर के अंदर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है अगर ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू काम कर रहे होते हैं तो। हालांकि गुड्स के केस में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होता है, गुड्स केस में जो रियल सप्लायर है, गुड्स वाला बंदा है, डीलर है, वेंडर है, वही जीएसटी का पेमेंट करके चलेगा। लेकिन सर्विस के केस में 20 लाख के बाद ही रजिस्ट्रेशन की बात करी जाती है। तो इस वाले मामले के अंदर चूंकि यहां पर जो जुड़ा हुआ वेंडर है, जो हाउस कीपिंग वाले हैं, वो छोटे हैं, वो अपना जीएसटी खुद नहीं भर सकते हैं, तो उनके लिए डीम्ड सप्लायर इसको हाईटेक को माना जाएगा और यही जीएसटी का पेमेंट करके चलेंगे। दैट मीन कि एबी वाले को यहां रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। ओके सर जी, आगे क्या बोलता है? हाँ, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी था, कह रहे कि व्हाट will your advice be any different if AB private limited sell ready-made garment exclusively through the e-commerce operator? जी हाँ, फिर आंसर हमारा चेंज हो जाता। सेक्शन 24 के मुताबिक इस बंदे को चूंकि गुड्स के संबंध में ये ई कॉमर्स वेबसाइट से जुड़ा हुआ है, तो इस बंदे को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन यहां पर लेना पड़ जाएगा और फिर यही अपना खुद का जीएसटी भर के चलेगा। मोरओवर 95 के अंदर ये कवर भी नहीं होता है क्योंकि वहां पर आपकी सिर्फ और सिर्फ 3 स्पेसिफाइड सर्विस भी काउंट की जाती है। राइट, यस सर। आगे बात करते हैं मालिक, डिस्कस द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी एक्ट एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर अमेंडमेंट। 2 प्रकार की अमेंडमेंट होती है, एक कोर फील्ड में और एक नॉन कोर फील्ड के अंदर। इस पर भी हमारी अधिकारियों से बातचीत हो चुकी है कि भाई आप कैसे करते हो। तो बोले कि साहब देखिए, मान के चलिए भाई जो नॉन कोर फील्ड में छोटे मोटे चेंज होते हैं कि भाई चला ईमेल आईडी चेंज कर ली तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई साहब, है फोन नंबर चेंज हो गया हुआ तो भाई उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर एड्रेस चेंज कर रहे हो आप अपने ऑफिस का, तो यहां पर आप अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकते, क्योंकि देखो जब शुरू में रजिस्ट्रेशन आपने लिया था तो आपका एड्रेस प्रूफ लिया गया था, है ना, एड्रेस प्रूफ आपसे लिया गया था कि भाई बिजली का बिल दो, ये करो वो करो, और अगर नहीं कोई दिक्कत थी या कोई समस्या थी तो अधिकारी वहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन इनिशिएट कराता था कि वाकई में वो ऑफिस वहां एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, कि वाकई में कोई बिल्डिंग भी वहां पर है या नहीं है, क्या मामला है, कैसे है, कुछ है भी ऐसा कि नहीं है वहां पे। तो आज उस समय तो आपने ठीक दे दिया और अब आप कह रहे हैं मैं अपना ऑफिस शिफ्ट कर रहा हूं, अब मेरी जगह नई हो रही है, तो इस चीज को अधिकारी पहले देखेगा। अगर वो इससे सहमत होगा तो ही इस चेंज को करने देगा, अदरवाइज नहीं। मतलब सर वो क्यों रोकेगा? भाई रोकेगा नहीं, मतलब वो क्या है कि जब तक वो ओके नहीं करेगा तब तक चेंज नहीं होगा। वो इसलिए कि अगर उसको डाउट है कि जिस लोकेशन पे आप बता रहे हो कि मेरा नया एड्रेस ये होगा, वाकई में क्या वो ऐसी लोकेशन एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है, तो वो चाहे तो उसका नई लोकेशन का फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है और उसके बाद आपको एड्रेस चेंज की अनुमति दे सकता है। तो जो कोर फील्ड में चेंजेस हैं उसे अधिकारी मैनुअली बताएगा, चेक करके, मतलब रोक दिया गया, चेक पॉइंट लगा दिया अधिकारी कि आपने चेंज करने गए पोर्टल पे, लेकिन वो तब तक नहीं होगा एक्टिव जब तक कि अधिकारी उस पर अपनी अप्रूवल नहीं दे देगा। और जो नॉन कोर फील्ड के चेंजेस होते हैं, आप सीधा पोर्टल पे जाते हो और जाकर डिटेल्स को चेंज कर देते हो और वो इमीडिएटली आपकी चेंज हो भी जाती है। दोनों मैंने पोर्टल पे आपको करके दिखा रखा है। तीसरा, अगर भयंकर चेंज आ गया, पैन ही बदल गया, मतलब पार्टनरशिप फर्म थी कंपनी बन गए, तो पैन चेंज हो गया, है ना, या फिर
एमेलगमेशन हो गया, लाइक डीमर्जर हो गया, तो जहां जहां पेन चेंज होगा, पेन में बदलाव होंगे, तो वहां तो फिर पूरा ही नए सिरे से नया रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा, पुराना रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल हो जाएगा, नए सिरे से नए रजिस्ट्रेशन की आपको वहां पर आवश्यकता पड़ जाएगी, ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है। राइट, यस सर। तो ये था आपका 15वां क्वेश्चन, और ऐसे करके मालिक यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन चैप्टर संपन्न हो जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है, मस्त रहिएगा और अच्छे से रहिएगा, खुश रहिएगा, और ऐसे क्वेश्चन के आंसर करते रहिए और लिखने का भी प्रयास करते रहिएगा। ठीक है, इसी में से 15 क्वेश्चन से कोई एक क्वेश्चन उठा लो आप, जो आपको अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके, और खुद से लिख कर देखो कि क्या आप उसे एग्जाम कंडीशन में उसी तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, फैक्ट्स, इश्यू वगैरह वगैरह उस पैटर्न पे अगर कर पा रहे हैं तो यू आर जीनियस। डरने की जरूरत नहीं है, बहुत शानदार पेपर आप करके आओगे। ठीक है, बाय, टाटा एंड लव यू, बाय। जीएसटी एट 360 डिग्री सारा दिखाऊंगा मैं आपको, इसका मतलब यही है मालिक, जीएसटी 360 डिग्री पर। जी हां, अधिकारियों से भी बातचीत करवाऊंगा, इधर पोर्टल भी दिखाऊंगा, थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा। क्या नहीं करा रहा मैं आपके लिए, बताओ तो सही भाई। आपको लॉ भी सिखा रहा हूं, कॉन्सेप्चुअली, लिंकेज, रीडिंग, उसके बाद पोर्टल, उसके बाद अधिकारियों से बातचीत, उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर, सब कुछ करा के दे रहा हूं आपको मैं। लेकिन नंबर अच्छे लेकर आना, इसलिए कहते हैं कि जीएसटी को दिखा रहा हूं आपको मैं 360 डिग्री पर। बाय, टाटा एंड लव यू, बाय।